देख रहे हैं नेटवर्क 33 राजकुमार के साथ। तो चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। दोस्तों, उस रात जब मैं क्रांति एक्सप्रेस से तिलमगढ़ के लिए रवाना हुआ था तो मुझे ये पता नहीं था कि ये रात मेरी ज़िंदगी की सबसे खौफनाक रातों में से एक होगी। रिजर्वेशन होने के चलते सीट की कोई मारामारी नहीं थी, पर इसके बावजूद स्लीपर क्लास में जनरल क्लास वाला हाल था। ऊपर से गर्मी ने अलग से कमर तोड़ रखी थी। साफ लफ्ज़ों में कहूँ तो जान आफत में थी। ऊपर से ये सफ़र तो बस अभी शुरू ही हुआ था। खैर, समय धीरे धीरे गुजरता रहा और ट्रेन रफ्तार में थी, जिस वजह से ट्रेन की खिड़की से लगातार ठंडी ठंडी हवा आ रही थी। पर जब ट्रेन एकाएक बंद पड़ गई तो हवा के रुकते ही पसीने छूटने लगे। फिर जब मैंने ट्रेन की खिड़की से बाहर झांका तो मैंने पाया कि ट्रेन किसी व्यावान में रुकी हुई है, शायद रेड सिग्नल के चलते। अभी मैं ट्रेन के बाहर ही देख रहा था कि तभी किसी औरत ने मुझसे आवाज़ देते पूछा, बेटा टाइम क्या हो रहा है? आवाज़ सुनते ही मैंने अपनी कलाई पर बंधी घड़ी की तरफ देखा तो मैं चौंक गया, क्योंकि मेरी घड़ी की सुइयां उल्टी दिशा में घूम रही थी और उस वक्त रात के 1:30 बज रहे थे। फिर जब मैंने अपने आसपास देखा तो मैं एक बार फिर चौंक गया। दरअसल बोगी के अंदर सभी लोग गहरी नींद में खोए हुए थे। फिर वो टाइम किसने पूछा था मेरे से? अब अचानक मेरे मन में कई ख्याल आने लगे। वहीं घड़ी की सुइयां अभी भी उल्टी घूमे ही जा रही थी और अभी मेरी नज़रें उस उल्टी चल रही अपनी घड़ी पर ही थी कि तभी ट्रेन की खिड़की पर किसी ने हाथ मारते हुए कहा, बेटा टाइम कितना हो रहा है? उस वक्त मैं इतना ज़्यादा डर गया था कि बस मेरी चीख ही निकलने वाली थी, पर किसी तरह मैंने अपने आप को संभाल लिया। और जब मैंने खिड़की के बाहर देखा तो एक बुढ़िया दिखी जो लाठी लिए ट्रेन की खिड़की पर खड़ी थी, और साथ ही वो बुढ़िया मेरे को एकटक देखे जा रही थी। उस बुढ़िया को ट्रेन के बाहर खड़ा देखकर जहां एक ओर मैं थोड़ा सहम गया था तो वहीं दूसरी ओर मैं ये सोच रहा था कि आखिर ये बुढ़िया इतनी रात गए अकेली ट्रेन के बाहर क्या कर रही है। अभी मैं इन सभी उलझनों में ही था कि इसी बीच उस बुढ़िया ने तीसरी बार पूछा, टाइम क्या हो रहा है बेटा? जिस पर मैंने कहा, वो अम्मा 1:30 बज रहे हैं। मेरे जवाब देते ही वो बुढ़िया एकदम से रोने लगी और उसके आंखों से खून बहने लगा। अभी मैं उस बुढ़िया की तरफ ही देख रहा था कि तभी वो बुढ़िया अचानक ही कहीं गायब हो गई। बुढ़िया के गायब होने के चलते मैं थोड़ा और दहशत में आ गया। मेरी सांसें अचानक ही बड़ी तीव्र हो गई थी। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर ये सब हो क्या रहा है। मेरी घड़ी उल्टी क्यों चल रही है और वो बुढ़िया कौन थी? पहले तो कुछ देर तक तो मुझे लगा कि मैं किसी सपने में हूँ, पर जब मैं अपने आप को यकीन दिलाने के लिए अपनी बाह पर चिरकोटी काटी तो दर्द के एहसास से यकीन हो गया कि मैं सपना नहीं देख रहा हूँ। साथ ही अब बढ़ती बेचैनी और घबराहट के चलते पेट में दर्द होने लगा था, और जब दर्द तेज हो गया तो मैं ट्रेन के टॉयलेट की तरफ भागा। अचानक ही मेरा पेट खराब हो गया था, जिस वजह से अब मुझे दस्त हो रहे थे। तकरीबन 5 मिनट के बाद जब मैंने पानी के लिए टॉयलेट की टोटी खोली तो पता चला कि पानी नहीं है। ऐसे में मेरी दिक्कत और बढ़ गई। खैर, कुछ देर सोचने के बाद मैं उस टॉयलेट से निकलकर अगली बोगी के टॉयलेट में गया, इस उम्मीद में कि शायद दूसरी बोगी के टॉयलेट में पानी होगा। पर मेरी फूटी किस्मत, मुझे पानी अगली 3 बोगियों में भी बिल्कुल नहीं मिला। पर मुझे टॉयलेट में एक न्यूज़पेपर मिल गया, जिससे मैंने काम चला लिया। अभी मैं टॉयलेट से बाहर ही निकला था कि तभी सामने वाले टॉयलेट से एक मेरी ही उम्र का लड़का निकला, जो कि पसीने से पूरा भींगा हुआ था। उसकी हालत भी कुछ कुछ मेरी ही जैसी थी। फिर जब उसने मेरी ओर देखते पूछा, भाई उस टॉयलेट में पानी है क्या? जिस पर मैंने उसे जवाब देने की जगह पूछा, भाई टाइम क्या हो रहा है? मेरे इतना बोलते उस लड़के की भौं तन गई और वो बिना कोई जवाब दिए वहाँ से सरपट भाग गया। उस लड़के के ऐसे भाग जाने से मुझे लगा कि हो ना हो उस लड़के से भी उस बुढ़िया ने टाइम पूछा होगा। तभी वो मेरे टाइम पूछते ही इतना घबरा गया है, और यही कंफर्म करने के लिए मैं उस लड़के के पीछे गया, पर मुझे वो लड़का कहीं नहीं मिला। वहीं अब मुझे इस बात का अंदेशा हो चला था कि कुछ तो बुरा होने वाला है, पर क्या ये अभी पता चलना बाकी था। खैर, मैं इन सब कसमकस के साथ वापस अपने बर्थ पर लौटने के लिए मुड़ा। अभी मैं अपनी बोगी की तरफ बढ़ ही रहा था कि तभी वही लड़का मुझे ट्रेन के बाहर दिखा, जो उसी बुढ़िया के पीछे पीछे जा रहा था। जिस बुढ़िया ने टाइम पूछा था
उस लड़के को उस बुढ़िया के पीछे जाते देख ना जाने क्यों मेरा दिल जोरों से धड़कने लगा। उस वक्त मैं अंदर से इतना डर चुका था कि मैंने उस लड़के को रोकने की कोशिश तक नहीं की और चुपचाप से अपने बर्थ पर आकर बैठ गया और ट्रेन के खुलने का वेट करने लगा। पर ट्रेन थी कि चलने का नाम ही नहीं ले रहे थे। अपने बर्थ पर मैं बैठा रहा और मन ही मन बस ट्रेन के जल्द खुलने की दुआ करने लगा। शायद मेरी दुआ जल्दी कबूल हो गई थी। जैसे ट्रेन खुली मेरे बेचैन मन को थोड़ी राहत मिल गई। तकरीबन 20 से 30 मिनट के बाद ट्रेन एक बार फिर रुकी, पर इस बार किसी बियाबान में नहीं बल्कि एक स्टेशन पर, जो कि काफ़ी बड़ा स्टेशन था। पर जब मैंने ट्रेन की खिड़की से बाहर झांका तो मुझे ऐसा लगा कि पूरा का पूरा स्टेशन किसी शोक में डूबा हुआ है। मसलन पूरा स्टेशन कोई गहरी खामोशी में डूबा हुआ था, जहां किसी तरह की कोई हलचल नहीं थी। जबकि अमूमन बड़े रेलवे स्टेशन पर हर वक्त हलचल तो होती ही रहती है। खैर मैं जानता था कि मेरी भलाई चुपचाप अपनी सीट पर बैठे रहने में ही है, लिहाजा मैं अपनी सीट से चिपका बैठा रहा। फिर कुछ देर के बाद बाहर से किसी ने आवाज़ देते कहा, भाई साहब ज़रा मेरी मदद कर देना। फिर जब मैंने उस ओर देखा तो मैंने पाया कि एक पुलिस वाला बाहर प्लेटफार्म पर एक संदूक के सामने खड़ा है। पहले तो मुझे लगा कि पुलिस वाला किसी और को आवाज़ दे रहा है, जिस वजह से मैंने उसे कोई जवाब नहीं दिया। पर जब वो पुलिस वाला मेरी खिड़की पर आकर बोला, भाई साहब थोड़ी मदद कर दो, तो मैं उस पुलिस वाले को मना नहीं कर पाया। हालांकि मैं उसकी मदद नहीं करना चाहता था, पर पुलिस वाले को मना करने की हिम्मत मेरे में नहीं थी। इसलिए ना चाहते हुए भी मुझे ट्रेन से उतरना पड़ा। पर उस पुलिस वाले की मदद के खातिर अभी मैं ट्रेन से उतरकर उस पुलिस वाले के संदूक के पास ही पहुंचा था कि तभी उस पुलिस वाले ने कहा, माफ़ कीजिए आपको कष्ट दे रहा हूँ मैं। वो क्या है कि संदूक बहुत भारी है और जिन्हें मैंने मदद के लिए बुलाया था वो अभी तक आए नहीं है, लगता है शायद आएंगे भी नहीं। जिस पर मैंने उस पुलिस वाले को जवाब देते कहा, हाँ कोई बात नहीं, आप बताइए संदूक को कहाँ ले जाना है। जिस पर उसने कहा, बस स्टेशन के बाहर तक। उस पुलिस वाले के इतना कहते ही मैं उस संदूक को हाथ लगाने जैसे ही झुका तो वैसे ही वो पुलिस वाला जोर से चीख पड़ा। इससे पहले कि मैं उसके इस तरह अचानक चीखने की वजह पूछता कि वो पुलिस वाला मेरे हाथ की कलाई पर बंधी घड़ी को देखते बोला, तुम मरने वाले हो, तुम्हारा वक्त खत्म हो रहा है। उस पुलिस वाले की ये उलझुल बातें सुनकर मेरे गुस्से का पारा एकदम हाई हो गया और मैं उस पुलिस वाले पर थोड़ा झुंझलाते बोला, ये क्या सर जी, एक तो मैं आपकी मदद करने के लिए ट्रेन से नीचे उतरा और ऊपर से आप मेरे बारे में ऐसी अशुभ बातें बोल रहे हैं, ये तो बिल्कुल भी ठीक बात नहीं है। मेरे इतना कहते ही उस पुलिस वाले ने कहा कि देखो तुमने उस बुढ़िया को टाइम बताकर अपनी मौत को गले लगा लिया है। तुम्हें शायद पता नहीं उस बुढ़िया के बारे में, आज तक जिसने भी उस बुढ़िया को टाइम बताया वो जिंदा नहीं बचा, सिवाय स्टेशन मास्टर जगदीश जी के। जैसे ही तुम्हारी उल्टी चल रही घड़ी बंद पड़ेगी वैसे ही तुम्हारा शरीर ठंडा होना शुरू हो जाएगा और कुछ ही देर में तुम्हारी मौत हो जाएगी। दोस्तों उस पुलिस वाले के दोबारा मेरी मौत की बात करने पर मैं अपनी कलाई पर बंधी घड़ी को देखने लगा, जो अभी भी उल्टी ही चल रही थी। मुझे तो लगा था कि मेरी घड़ी बिगड़ गई है, पर यहाँ तो मेरी जिंदगी ही बिगड़ गई थी। पर उस पुलिस वाले की बात को सीधे सीधे मान लेना सरासर ना समझी होती और साथ ही उसकी बातों को भी नकारने में भी, क्योंकि आखिर उस पुलिस वाले ने उस बुढ़िया की बात एकदम सही कही थी। लिहाजा मैंने उस पुलिस वाले से सवाल करते पूछा, आखिर आप ऐसा क्यों कह रहे हैं। जिस पर उस पुलिस वाले ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, लगता है तुम्हें मेरी बात पर ज़रा सा भी यकीन नहीं हो रहा है और इसमें मुझे हैरानी भी हो रही है, क्योंकि तुम्हारी जगह अगर मैं होता तो ठीक तुम्हारी तरह सोचता। पर मुझे दुख है कि मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकता। पर जब ये ट्रेन बबरेला स्टेशन पर रुके तो तुम वहाँ स्टेशन मास्टर से हो सके तो ज़रूर मिल लेना, शायद वो तुम्हारी कोई मदद कर पाए। ये बोलकर उस पुलिस वाले ने मुझे जाने के लिए कह दिया और मैं चुपचाप ट्रेन में चला आया। पर अब मेरा पूरा ध्यान उल्टी चल रही मेरी घड़ी पर ही थी और इसी बीच ट्रेन भी खुल गई। अब तक मैं हद से ज़्यादा ही कंफ्यूज हो गया था और जब ट्रेन बबरोला स्टेशन पर रुकी, संजोग से मेरी बोगी ठीक स्टेशन मास्टर के ऑफिस के सामने लगी। मैं अपनी सीट पर बैठा स्टेशन मास्टर के ऑफिस की तरफ ही देख रहा था। तभी कोई उस ऑफिस से बाहर आया और आवाज़ देते बोला, विनय शर्मा जी सामान लेकर नीचे चले आइए। जैसे मैंने उस आदमी के मुंह से अपना नाम सुना तो मैं हैरान हो गया। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। और जब उस आदमी ने कहा, समय उल्टा बीत रहा है बिना बाबू, जल्दी कीजिए ट्रेन खुलने वाली है। दोस्तों ये सुनते मैं झट से अपना सामान लेकर ट्रेन से नीचे उतर गया और ट्रेन से उतरते मैं उस आदमी के पास गया और पूछा, क्या सच में मेरी जान खतरे में है। जिस पर उस आदमी ने कहा, हाँ अभी भी तुम्हारे पास एक रास्ता है, तुम्हें उस बुढ़िया के परपोते से अपनी इस घड़ी को ठीक करवाना होगा जो यहाँ से 3 किलोमीटर दूर
लाल घंटा घर के ठीक पीछे रहता है। तुम बस इन पटरियों की सीध में चलते चले जाओ, तुम वहाँ पहुँच जाओगे। ये सुनने के बाद मैं फौरन ही लाल घंटा घर के लिए निकल गया था। उन पटरियों के सीध में चलते चलते जब मैं काफ़ी दूर आ गया तो मुझे एक घंटा घर दिखा। अभी तक तो सब कुछ नॉर्मली था और मुझे भी ऐसा लग रहा था कि सब कुछ आराम से ठीक हो जाएगा, बस उस बुढ़िया के परपोते से एक बार मुलाकात हो जाए। अब मैंने अपनी रफ्तार थोड़ी और बढ़ा दी थी और जैसे मैंने उन पटरियों के उस पार जाने के लिए अपने पैर उन पटरियों पर रखे कि तभी एक झटके से वो बगल वाली पटरी सरकी और मेरा एक पैर उन पटरियों के बीच फंस गया। दरअसल जहाँ मैंने पाँव रखा था वो पटरियों का पॉइंट था जहाँ से ट्रेन का ट्रैक यानी कि रूट बदला जाता है। पैर के उन पटरियों के बीच फंसते ही मैं दर्द से चीख पड़ा। वो दर्द मेरे बर्दाश्त से बाहर था। अभी मैं दर्द के मारे ही मरा जा रहा था कि तभी मुझे किसी के रोने की आवाज़ सुनाई दी और जब मैंने पलटकर उस ओर देखा जिधर से वो रोने की आवाज़ आ रही थी तो मैंने देखा कि वही बुढ़िया पटरियों के बीच बैठी रो रही है जिसने मुझसे टाइम पूछा था। उस वक्त मैं इतना ज़्यादा हताश हो चुका था कि मैं उस बुढ़िया पर चीखते बोला, मैंने तेरा क्या बिगाड़ा है, आखिर तू मेरे पीछे क्यों पड़ी है। अभी मैंने इतना ही कहा था कि तभी वो बुढ़िया एकदम से मुस्कुराने लगी और इसी बीच मुझे एहसास हुआ कि पटरियों में कंपन हो रहा है, जिसका साफ मतलब था कि ट्रेन आने वाली है, यानी कि मेरी मौत लगभग तय थी। हालांकि मैं अभी भी पटरियों के बीच फंसे पैर को निकालने की पूरी कोशिश कर रहा था, पर जब ट्रेन सामने आ गई तो मैंने हार मान ली और ट्रेन पल भर में ही मुझे रोंदते हुए निकल जाने वाली थी कि तभी किसी ने धारदार हथियार से मेरे फंसे हुए पैर को काटकर मुझे पटरियों से दूर फेंक दिया और मेरे गिरते ही मेरे सर से कुछ ज़ोर से लगा, जिसके चलते मैं बेहोश हो गया। फिर जब मुझे होश आया तो मैं किसी अस्पताल में था। होश में आने पर पता चला कि मेरे एक पैर के साथ साथ मेरा एक हाथ भी कटा हुआ है। ये वही हाथ था जिस पर वो घड़ी बंधी थी। मुझे ये तो पता नहीं कि वो कौन था जिसने उस रात मेरी जान बचाई, पर इतना ज़रूर पता है कि वो उस घड़ी के बारे में जानता था। खैर आज मैं जिंदा हूँ पर अपाहिज के रूप में, पर मैंने अभी हिम्मत नहीं हारी है क्योंकि अभी भी मैं जिंदा हूँ और एक पैर और एक हाथ बाकी है और मैं जल्दी ये भी पता लगा लूँगा कि आखिर वो बुढ़िया है कौन और वो ऐसा क्यों कर रही है हम आम लोगों के साथ। तो दोस्तों इस कहानी में बस इतना ही। कहानी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कर दें और साथ ही हमें नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तो मैं आपका दोस्त राजकुमार जल्द ही मिलूँगा ऐसी एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।